नमस्कार दोस्तों, दिव्या साहित्य संग्रह में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम एक लक्ष्मी नारायण मिश्र के एक चर्चित एकांकी लेके फिर पुनः आपके साथ समक्ष हम प्रस्तुत हुए हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र की चर्चित एकांकी एक दिन, जिसका पूर्ण अध्ययन आज हम हमारे दिव्या हिंदी साहित्य चैनल में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का सामान्य परिचय देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र तपे हुए नाटककार और एकांकीकार हैं। उन्हें नाटक के क्षेत्र में समस्या प्रधान नाटकों की प्रथम प्रणेता माना जाता है, जो क्षेत्रों की समस्या को लेकर अपने एकांकी में प्रस्तुत किए हैं। जूनी के आधार पर नाटक लिखने में भी मिश्र जी को उल्लेखनीय सफलता मिली है। वरिष्ठ कवि, कथाकार, उपन्यासकार अज्ञ ने मिश्र जी ही से आधुनिक नाटक का आरंभ माना है। आधुनिक नाटक का आरंभ अज्ञ ने मिश्र जी से ही माना है। देखते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म सन 1903 में आजमगढ़ जिले के बस्ती नामक गांव में हुआ था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज काशी से उन्होंने 1928 में बीए की परीक्षा पास की। कॉलेज की साहित्यिक वातावरण से प्रभावित होकर मिश्र जी ने काव्य रचना प्रारंभ कर दी। सन 1923 में उनकी छायावादी कविताओं का संग्रह अंतर्जगत का प्रकाशन हुआ। इसके पूर्व इंटर की कक्षा में अध्ययन करते समय मिश्र जी अपने प्रथम नाटक अशोक रचना कर चुके थे। मिश्र जी के प्रथम नाटक कौन सा है? अशोक। युवावस्था में मिश्र जी स्वाधीनता आंदोलन के भूचाल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनके सन्यासी नाटकों के राजनीतिक प्रसंगों ने सरकार के कान खड़े कर दिए। 1943 में उन्हें आजमगढ़ जेल में नज़रबंद रखा गया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या ने मिश्र जी को इतना आहत कर दिया कि वे लंबे समय तक एक पंक्ति भी लिख ना सके, क्योंकि वो महात्मा गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे और उनकी मृत्यु के बाद की खबर सुनते ही क्या है, उन्हें बहुत अंदर से ठेस पहुंचा, जिसकी वजह से वो क्या है, एक भी रचना न कर सके। जैसे उनकी प्रेरणा का स्रोत ही सूख गया। क्या है, महात्मा गांधी जी उनके प्रेरणा के स्रोत बने हुए थे। सुचित होने में 7-8 माह लग गया उन्हें फिर से रचना करने और इस चीज़ अपनाने में। क्या है, 7-8 माह लग गए। 7-8 माह हुए बाद वो क्या है, सुचित अपने फिर से सुखी जीवन, वैसे ही मन उनका प्रसन्न होने लगा। मन प्रफुल्लित मन से हुए 7-8 महीने लगा। ठीक है, महात्मा गांधी के मृत्यु हुई तो उनको इतना आहत हुआ कि वे क्या है, एक पंक्ति भी लिख नहीं पा रहे थे, है ना। उनकी प्रेरणा स्रोत सूख गई थी, क्योंकि उनसे उनको प्रेरणा मिल रही थी। उनको क्या है, फिर 7-8 माह बाद उनको ठीक होने में क्या है, 7-8 माह लगा। मिश्र जी ने पौराणिक, ऐतिहासिक एवं सामाजिक विषयों को लेकर 20 से अधिक नाटकों की रचना की है। कितना? 20 से अधिक नाटकों की रचना की है। उनकी प्रमुख नाट्य कृतियाँ इस प्रकार हैं। बहुत से नाटक हैं उनके, लेकिन उनकी नाटकों के संकलन में से कुछ प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं। पौराणिक नाटक देखते हैं, चक्रव्यूह, चित्रकूट, नारद की वीणा। ये क्या है, मिश्र जी की पौराणिक नाटक है। ऐतिहासिक नाटक में हम देखते हैं अशोक, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, वैशाली में बसंत और गरुड़ ध्वज। सामाजिक नाटक में देखते हैं सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। ये क्या है, सामाजिक प्रधान नाटक है इनका। चरित्रमूलक नाटक है, जिसमें चरित्रों को उजागर किया गया है। भारतेंदु, जगत गुरु और मृत्युंजय महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक कौन सा है? मृत्युंजय। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने एकांकी नाटकों का भी सृजन किया। प्रलय के पंख पर, अशोक वन और भगवान मनु तथा अन्य एकांकी उनके 3 एकांकी संग्रह हैं।
कौन? प्रलय के पंख पर अशोक वन और भगवान मनु तथा अन्य एकांकी, उनके 3 एकांकी संग्रह हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र के अधिकांश एकांकी नाटकों में नारी समस्या का भी विवेचन किया गया है। क्या? उनके अधिकतर नाटकों में क्या है? नारी समस्या का भी विवेचना किया गया है। नारी स्वतंत्र, वेश्या जीवन, प्रेम विवाह, विधवा विवाह आदि समस्याएं एकांकियों में उठाई गई है। मिश्र जी के एकांकी अपने समय की भावुकता, दार्शनिकता, अतिरंजनता से सर्वथा मुक्त है। उन्होंने यथार्थ और मनोविज्ञान को अधिक प्रश्रय मतलब आश्रय दिया है। तत्कालीन आदर्शवादी धारा को यथार्थ की ओर उन्मुख करने का श्रेय मिश्र जी को ही जाता है। देखिए मिश्र जी की एक दिन एकांकी के बारे में देखते हैं। एक दिन मिश्र जी का एक दिन सफल एकांकी है। इसमें आधुनिकता और परंपरा का द्वंद्व चित्रित हुआ है। एक ओर परंपरावादी पिता है और दूसरी ओर आधुनिक विचारधारा से प्रेरित पुत्र। पिता का विश्वास भारतीय सामाजिक परंपराओं में है और पुत्री पश्चिमी विचारों से अनुप्राणित है। विवाह से पूर्व वर द्वारा कन्या को देखे जाने के आग्रह पर ही नाटक का संघर्ष आधारित है। अंत में कन्या ही पिता पुत्र को द्वंद्व से उबारती है। एकांकी में भारतीय आदर्श की प्रतिष्ठा की गई है। वधू चयन मनोवैज्ञानिक पक्षों पर एकांकिका ने प्रभावी प्रकाश डाला है। एकांकी के घटनाओं का घात प्रतिघात सूक्ष्मता से चित्रित हुआ है। चरित्र चित्रण में भी एकांकीकार की कला के दर्शन होते हैं। संवाद कथानक को गति देते हैं। वे पात्रों के चरित्र को स्पष्ट करने में भी सहायक हैं। भाषा परिष्कृत एवं संस्कृत निष्ठ है। इस एकांकी की भाषा कैसी है? परिष्कृत एवं संस्कृत निष्ठ है। एकांकीकार अपने उद्देश्य की व्यंजनाओं ने कम सफल है ना। आइए हम आगे लक्ष्मीनारायण मिश्र जी की चर्चित एकांकी एक दिन का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे पात्र परिचय। पात्र देख लेते हैं। राजनाथ कौन है? पिता। मोहन पुत्र। शीला पुत्री। निरंजन पुत्र का मित्र। क्या है? पिता राजनाथ जी हैं, उनके पुत्र हैं मोहन, उन पुत्री कौन है? शीला, और उन पुत्र का मित्र, इनका मित्र कौन है? निरंजन, है ना। यहाँ हम पात्र परिचय देख चुके हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं एकांकी, उसका अध्ययन करते हैं। एक दिन देहात के किसी गांव में खैपरेल का मकान है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? राजनाथ जी के मकान की बात हो रही है ना। देहात के किसी गांव में खपरेल का मकान है। माटी की दीवारें चिकनी कर चूने से लिपी हुई है। आगे की ओर काठ के खंभों पर बना ओसारा, खंभे काले पड़ गए हैं। उनके रंग से ही उनकी आयु फूट रही है। उनका हीर अब इतना सूख गया है कि जगह जगह टेढ़ी मेढ़ी दरारें पड़ गई है। जाति का गुण और बल और कहीं माना जाए या नहीं, इन खंभों की लकड़ी में तो ठोस है। इस शीशम के खंभे अपनी टेक में पत्थर का कान काट रहे हैं। भीतर जाने का पुराना द्वार बाई ओर से पड़ता है। इसमें हटकर 3 नए किवाड़ इस समय के हैं, जो अपनी बनावट, लकड़ी और पल्लों से इस नए युग की बस यही इतनी छाप इस घर पर लगा रहा है। इस नए युग का सब काम जब यह पुराना घर न दे सका, तब बैठक के लिए यह एक कमरा बना लिया गया। भीतर कितनी जगह ले ली गई। इस कमरे में एक और पलंग पर बिछावन बिछा है। नीचे कच्ची धरती पर नई दरी पड़ी है। दूसरी ओर देहाती बढ़ाई की बनाई भूंडी मेज के 3 और बेत की 3 कुर्सियां हैं। दीवारों पर कुछ नए पुराने सस्ते चित्र हैं। ऊपर बांस के फट्टों पर कील लगाकर रंगीन चांदनी लगी है। मेज के पीछे किवाड़ दलान में होकर भीतर जाने के लिए है। क्या है? ये राजनाथ के घर की पूरी रूपरेखा बताई गई है ना। कहाँ पे क्या रखा गया है। माटी की दीवारें हैं, चूने से उसमें लिपि है, सभी कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, ये सब चीज़ उनके बताया गया है ना। उनके घर की रूपरेखा यहाँ पे बताई गई है। देखिए आगे देखते हैं। भीतर की ओर से राजनाथ का प्रवेश। क्या राजनाथ जी का प्रवेश होता है। अंदर से ऊंचा पुष्ट शरीर, उनका शरीर कैसा है? ऊंचा
रुष्ट पुष्ट शरीर है, ललाट पर रेखाएं हैं, उनके माथे पर रेखाएं हैं, बाल गंगा जमुनी भवे तनी हैं और लंबी, आँखों में लाल डोरे, सांस कुछ बढ़ी चाल में। एक कुर्सी खींचकर बीच वाले द्वार के सामने धम से बैठ जाते हैं। 3 बार हथेली से ललाट पीट लेते हैं, फिर हाथ खट से कुर्सी की बाह पर गिर पड़ता है। राजनाथ कहते हैं, चक्रने विक्रमेण, चक्र की इस गति को मैंने रोकना चाहा, यह उसी का दंड है। बड़े बने रहने के मोह में मैंने पूर्वजों की मर्यादा मिटा दी। आंधी के वेग में एक एक पत्ते, हर डाल टहनी के साथ धरती पर जड़ के साथ आ जाना मैंने नहीं चाहा। और अब ठू ठू मोहन, मोहन मोहन क्या है ना, उसका पुत्र है, किसके, राजनाथ का पुत्र मोहन है ना। राजनाथ जो है मोहन को आवाज़ देता है। फिर मोहन कहता है, जी आया। जिस द्वार से राजनाथ का प्रवेश हुआ था उसी द्वार से क्या है, मोहन भी आता है। प्रायः 20 वर्ष की अवस्था का युवक, उसकी उम्र कितनी है, 20 वर्ष है। रेशमी कमीज, उजली धोती, आंखें धरती को और मुंह पर भय की छाया। जी इसमें थोड़ा है ना, देखो मोहन क्या पहना हुआ था, रेशमी कमीज थी, उजली उसकी धोती थी, आंखें धरती की और क्या नीचे की ओर थी, और मुंह पर उसके क्या है, डर दिख रहा था। राजनाथ कहता है, कभी नहीं, जो हो गया जन्म भर उसी में जलता रहूँगा। 5 पीढ़ी की बात जानता हूँ, 80 के नीचे कोई मरा नहीं। मेरे अभी 55 हैं, उनसे सुखी नहीं रहा, फिर भी अभी 15 बरस तो चलेंगे ही। मोहन कहता है, कितनी बड़ी समस्या से पिंड छूटेगा, झूठी मर्यादा, अपनी लड़की का सुख आप नहीं देखते। राजनाथ कहता है, गोली मार दो तुम मुझे, उस सुख से बड़ा सुख मिलेगा मुझे इसमें। वंश की मर्यादा तुम्हारे लिए छूट गई होगी, जिसे बचाने में सब कुछ चला गया। बाप दादों का घर भी चला गया, जिस घर में पैदा हुआ, खेला कूदा, बड़ा हुआ, जिसमें तुम्हारी माँ आई, तुमने भी उसमें जिसमें जन्मे थे, उसमें नीलाम डुग्गी से भी प्राण उतना नहीं बिंधा है जितना आज बिंधा है। मोहन कहता है, सब कहीं यही हो रहा है। बड़े से बड़े घरों में बिना कन्या देखे विवाह बड़े घरों में नहीं होता है ना। बड़े बड़े घर में क्या है, जाके कन्या देखते हैं, पसंद आती है तो विवाह करते हैं, नहीं तो दूसरे जगह देखते हैं। कि तो कह रहा है कि बड़े बड़े घरों में भी बिना कन्या देखे विवाह नहीं होता। तो राजनाथ कहता है, सो तो तुम कर चुके, विष की एक घूंट तो मैं पी गया, दूसरी ना पीऊँगा। मोहन कहता है, मैं नहीं समझता, अब इस युग में इसमें बुराई क्या है। वर अपनी रुचि की कन्या चाहता ही है, फिर भी ऐसा वर जो। राजनाथ, जो एमए में पढ़ रहा है, बड़े बाप का बेटा है, जिसका बाप नामी वकील है, जो कभी भी हाई कोर्ट का जज हो सकता है, जिसकी कोठियाँ हैं, मोटर है, हटो बचो जिसके यहाँ लगा है क्या, क्यों। मोहन, हाँ तो इसमें झूठ क्या है, क्या उस परिवार में शीला सुखी न होगी। कन्या के प्रति आपका जो कर्तव्य है उसे देखिए। लड़कियों का भी कभी यहाँ संवर होता था, यह भी इसी देश की मर्यादा है। राजनाथ, इस देश की क्या मर्यादा है, तुझसे न सीखूंगा है ना। क्या अभी पुत्र और पिता के बीच द्वंद्व चल रहा है, आधुनिकता और पुरानी पीढ़ियों की प्राचीन जो चलती आ रही परंपरा उसे लेकर। उसे सीखने को किसी विलायती प्रोफेसर के पास भी ना जाऊंगा। वह तो जिस तरह मेरे पूर्वजों के रक्त के रूप में मेरे इस शरीर में हैं, उसी तरह संस्कार के रूप में मेरे मन में हैं। मोहन कहता है, अच्छी बात है, तो फिर आप जाने है ना। राजनाथ कहते हैं, इस तरह धमका कर नहीं बेटा, झूठा भय और झूठा इतिहास, इस तुम्हारे नए युग में बस यही 2 बातें हैं। मोहन कहते हैं, क्या कहते हैं। राजनाथ, लड़कियों का स्वयंवर यहाँ होता था, पर चुनता कौन था, कन्या या वर। एक कन्या के लिए सैकड़ों युवक आते थे। रूप गुण और पौरुष में जो बड़ा होता था उसे कन्या चुनती। जयमाला जिसके गले में पड़ती वह अपने भाग्य में फूल उठता वह। उस युग में कन्या की यह मर्यादा थी। आज क्या है, स्त्री जाति जितने नीचे पिछले 10 वर्षों में गई है उतने पहले कभी नहीं गई थी। मोहन, तो यही झूठा इतिहास है। राजनाथ कहता है, यही, और तुम अब कहते हो मैं जानूं और मेरे काम जाने। यह भय तुम दिखाते हो जैसे मेरी लड़की के भाग में कुछ है ही नहीं। तुम उसके लिए भाग्य गढ़कर लाए हो। तुम्हारे सांचे का भाग्य या तो मैं मान लूं और नहीं तो फिर मेरी लड़की दुख उठाएगी। मोहन कहता है, भाग्य मैं नहीं मानता,
परिस्थितियाँ सब कुछ करती हैं। निरंजन इस भयानक गर्मी में नैनीताल होता, इस गांव की धूल में स्टेशन से 3 मील पैदल न चलता होता। राजनाथ हंसकर कहता है, तुम्हें उसका कृतज्ञ होना चाहिए, वह तुम्हारे लिए 3 मील पैदल आ गया, है ना। नैनीताल का निवासी ठेठ देहात में, इन्हीं देहातों से वह धन जाता है जिसे निरंजन का बाप नैनीताल में खर्च करता है। राम लक्ष्मण जानकी को कितना पैदल चलना पड़ा था मोहन, नंगे पैर गौतम कहाँ कहाँ घूमे आए थे। मोहन कहता है, आप तो बस वही आदर्श के सपने देखते हैं। राजनाथ, बिना इन सपनों के मनुष्य दरिद्र हो उठेगा, इन्हीं से हम धनी हैं मोहन। इतिहास पढ़ते हो तुम एमए में, और वह निरंजन भी। निकाल दो इतिहास से इन सपनों को, देखो वहाँ फिर क्या बचता है। फिर भी इतिहास का एक ही पाठ है। मोहन कहता है, इस समय का प्रसंग क्या है और आप, है ना। राजनाथ कहता है, इस समय का प्रसंग भी इतिहास से जुड़ा है। मेरे पूर्वजों के, निरंजन और उसके पूर्वजों के इतिहास से यह भी प्रसंग जुड़ा है। जो बहुत बड़े बन जाते हैं, प्रकृति उन्हें टिकने नहीं देती। मेरी जो दशा 7 पीढ़ी के बाद है, निरंजन की दूसरी ही पीढ़ी में होगी। यह इस जगत का चक्र है, ऊपर की बिंदु नीचे और नीचे की बिंदु ऊपर। दोनों हाथों को घुमाकर तर्जनी से परिधि बनाता है कौन, राजनाथ, है ना। मोहन कहता है, तो इस समय मैं जाऊं आपका चित्त। राजनाथ, ठिकाने नहीं, पुत्र कह गया है, पिता का चित्त ठिकाने नहीं है। तुम्हारे विचार मुझसे नहीं मिलते, इसलिए मैं पागल हूँ तुम्हारे शब्दों में। तुम्हारे इस युग में इस देश की नई पीढ़ियाँ बोल रही है, जिसका विश्वास अब अपने जड़ों में नहीं है। फिर उसकी ओर एकटक देखकर नहीं समझ रहे हो। मोहन कहता है, क्षमा करें यदि मुझसे इधर सालों में आपको चिंतित और व्यग्र देखता रहा हूँ, है ना। राजनाथ कहता है, इसके लिए इतना सीधा, इतना सस्ता उपाय खोज लिया। आज के पत्रों पुस्तकों में ऐसे ओछे काम बहुत मिलते हैं। बाप का पापा और माँ के को मम्मी लिखने वाले तुम्हारे लेखक उत्तेजना और आवेश बहुत दे रहे हैं, बस विवेक की ओर नहीं देखते। नहीं तो फिर नंगे साहित्य का व्यापार वे ना चला पाएंगे। वह जो एकांकी संग्रह तुमने कल यहाँ, मेज की ओर संकेत करते हुए क्या राजनाथ अपने मोहन को कह रहे हैं, रख दिया था, है ना। क्या नाम है उसका, उसमें एक नाटक में साइकिल लेकर पापा ऑफिस चले जाते हैं। 10 बजे सवेरे और 2 बजे दिन में मम्मी लंच की चिंता में सुनाई पड़ती है, और फिर सारा दिन और आधी रात ना कहीं पापा है ना कहीं मम्मी है। उस घर में बस एक ही व्यापार चल रहा है, कुमारियों और उनके प्रेमियों की प्रेम लीला। यूरोप और अमेरिका में भी इतना मद नहीं जिसमें यह देश डूब रहा है। मोहन कहता है, तो आपका कहना है कि मैं निरंजन को यहाँ ले आया हूँ किसी ठोस कार्य के लिए नहीं। यदि यह हो जाए, इसका सुख आपको ना होगा, शीला रानी बनकर न रहेगी। राजनाथ, यही मुझे डर है, रानी बनाने के मोह में कहीं तुम उसे बोर ना दो। जहाँ आरंभ ही अशुद्ध है, वहाँ अंत क्या शुद्ध होगा। और इन दिनों में निरंजन ने उसे कई बार देखा है, तुम्हारे साथ उसने उससे भी भोजन कराया, जलपान कराया, बिना संकोच के। जैसे वो तुम्हारे सामने ही रही, वैसे उसके सामने भी रही, है ना। यहाँ पे क्या है, राजनाथ और मोहन शीला के विवाह को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और वहीं क्या है, मोहन जो है अपने मित्र निरंजन को के साथ उसका विवाह कराना चाह रहा है। पहले से ही उसे मिला जुला कर, पहचान कराकर विवाह कराने चाह रहा है। यहाँ पे आगे देखते हैं, मोहन यही तो नहीं रहा, कल दिन में जब वो सोकर उठा, कई बार वह उसका नाम लेकर बुलाता रहा। एक गिलास पानी के लिए वह उसके पास नहीं गई। क्या कहेंगे आप, यह उसका अपमान नहीं हुआ। वह तो रात ही जाने को तैयार था। मैंने बड़ा आग्रह से उसे रोका और कहा कि बच्ची है, जाने तो। राजनाथ, और अब वह उससे अकेले में बात कर निर्णय करेगा, उसकी परीक्षा लेगा कि वह उसके योग्य है या नहीं। तब उसे स्वीकार कर तुम्हें कृतार्थ करेगा। यह कह देगा, नहीं जी मुझे पसंद नहीं। नौकर से पानी न मांगकर उसने तुम्हारी बहन से मांगा। मोहन कहता है, ऐसा इच्छा उसकी स्वाभाविक थी, समय बदल गया है। मैंने कहा भी उसे किसी लड़कियों की स्कूल ही घरा देंगे।
आप रामायण महाभारत पढ़ाते रहें, उसका परलोक बनाने के लिए यह लोक बने या न बने। उसके सामने जाने से उसे लाज लगती है, एक गिलास पानी या 2 बीड़े पान लेकर। जैसे उसका जन्म इस 20वीं सदी में नहीं, 16वीं या 15वीं में हुआ है। राजनाथ कहता तो इस युग की लड़की में आत्मसम्मान नहीं है। वह उस पुरुष के चारों ओर भांवर देती है जो उसे देखकर बताकर बड़ी कृपा से अपनी स्त्री बनाना चाहता है। नीच, एक शब्द भी मेरी लड़की के विरुद्ध कहा तो जीभ खींच लूँगा। उसके शरीर में मेरी 7 पीढ़ी का रक्त है जो सम्मान के लिए मर मिटी। तुम्हारे ऐसे पुत्र से वह पुत्री भली जिसने कम से कम अपने माँ बाप का सम्मान तो रखा। रामायण और महाभारत पढ़कर जो वह असभ्य अपढ़ है, उसका पता तब चलेगा जब किसी दिन तुमसे वह बातें करेंगी। और ठीक है, करेगी वह एकांत में बातें तुम्हारा इस देवता से, मन और बुद्धि के नहीं, धन के देवता से। मोहन कहते हैं जाने दीजिए, मैं उसे अभी स्टेशन पहुंचाता हूँ। किसे? वो अपने मित्र, किसे बुलाया था, है ना, अपने मित्र का, उसके मित्र का क्या नाम था जिसे वो उसके अपनी बहन शीला के विवाह के लिए, प्रस्ताव के लिए उसे बुलाया हुआ था। निरंजन, है ना, किसका मित्र था? मोहन। उसे वो बुलाया हुआ था जिसे वो स्टेशन छोड़ने की बात करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। राजनाथ, अभी नहीं, बैठ जाओ वह कुर्सी लेकर। तुमने पत्र में लिखा था तुम्हारे एक मित्र निरंजन कुमार देहात देखना चाहते हैं। मैंने लिख दिया, लिवा लाओ। जिस घर के अतिथि किसी समय नवाब आसफुदल्ला रह चुके थे, कुंवर सिंह और अमर सिंह 57 वाले विद्रोह में जहाँ 3 दिन अपने सिपाहियों के साथ पड़े रहे, इस बिगड़े समय में भी तुम्हारे एक मित्र का सम्मान वह कर सकता है। मुझे क्या पता था कि तुम स्वार्थ की इस निचली तरह में उतर जाओगे। विवाह के पहले तुम्हारी बहन को कोई उस आँख से देखे और तुम फोड़ न दो। मोहन, पर उसने किस ऐसी आँख से देखा कि मैं उसकी आंखें फोड़ दूं, है ना यह सवाल? मोहन कहता है। राजनाथ, जो काम वह किसी भी नौकर से ले सकता था वह तुम्हारी बहन से लेना चाहा, केवल इसलिए कि अकेले में वह भर आंखों से देखे, 2 बातें पूछे, इसके बाद वह उससे कहता पैर दबाने के लिए, है ना। क्रोध से कांपते हैं, मतलब क्रोध से राजनाथ एकदम भर गए हैं। मोहन कहता है, राम राम, कितना अनर्थ कर रहे हैं आप। शीला के भाग्य में जो होगा होगा, अब तो इसी क्षण निरंजन यहाँ से चला जाए। राजनाथ कहता है, इस घर ने बड़े चढ़ाव उतार देखे मोहन, पर यह भी नहीं देखा यह धरती फट जाती और मैं इसमें समा जाता। यही था तो पहले तुमने मुझसे राय ले ली होती, है ना, मिलवाने से पहले वो क्या मुझसे राय ले ली होती। ये क्या राजनाथ मोहन से कह रहा है, अपने पुत्र मोहन से कह रहा है। मोहन कहता है, मैं जानता था लड़की दिखाने के लिए आप तैयार नहीं होते, है ना। विवाह से पहले क्या लड़की दिखाने के लिए आप तैयार नहीं होते, क्योंकि पसंद तो आपको ही करना था, उसे पसंद नहीं करने देते। पहले मिलना जुलना लड़का लड़की का आपको पसंद नहीं है। राजनाथ, इस तरह नहीं, श्री चौधरी से जब और सब बातें तय हो जाती तो मैं उन्हें लड़की दिखा देता, इस निरंजन को कभी नहीं। विवाह के पहले जो लड़का लड़की उसको स्वयं देखना चाहता है वो असभ्य है। पसंद करने का अधिकार वह अपना मानता है, कन्या का नहीं। तुम जितना समझते हो मैं उतना जड़ नहीं हूँ। प्रगति रोकने में मैं नहीं जाता, बस इतना जान लो, प्रगति अंधों का नहीं आँखों वाली की होती है ना। प्रगति किसको होगा? जो देख पाए उसको होगा, नहीं जो देख ही नहीं पाएगा उसका क्या होगा। इसलिए बोल रहा है कि प्रगति अंधों की नहीं आँखों वाली की होती है। मोहन कहता है, सामंत विचारधारा कभी आपकी नहीं छूटी है। हर बात में आप मर्यादा और आदर्श डाल देते हैं, यहाँ तक कि अपनी लड़की का सुख भी आप नहीं देखते। राजनाथ कहते हैं, तोते की रट, सुख सुख सुख, जैसे तुम्हारे इस काम से उसका दुख तैयार हो जाएगा। उसकी होनी क्या है? भगवान उसे सुख देना चाहे तो फिर सोने का अंबार भी धुल जाएगा। मैंने सामंत विचारधारा में पढ़ा हूँ, तुम धन के मोह में, है ना। वो कहता है कि मैं सामंत विचारधारा में पढ़ा हूँ और तुम क्या है, धन के मोह में। धन के सामने तुम्हारे लिए बहन का भी मान मिट रहा है। उसके पिता कह रहे हैं कि तुम धन के लिए क्या है, निरंजन से अपनी बहन का विवाह करना चाहते हो।
पूंजी वाले बनिए से सामान कभी बुरा नहीं होता। मर्यादा और आदर्श की बातें चाहे झूठी भी क्यों ना हो, व्यक्ति को नीचे नहीं उतरने देती। गिद्ध की तरह डैने खोलकर वो नीचे आकाश में भर जाता है। कुछ नहीं, तुम यह कहो, तुमने कहा क्या इस निरंजन से? कैसे तुम्हारी बातें हम मान गया? तुमने कहा होगा अपनी बहन के लिए, अपने आप ही उसे निमंत्रित किया होगा। मोहन कहता है, जी नहीं, हम दोनों में परस्पर परिचय और स्नेह बढ़ा। हॉस्टल से अपनी कार पर यह मुझे बराबर अपनी कोठी पर ले जाता था, जहाँ इतनी सरलता होती है। घर परिवार की बात चलती ही है। उससे यह तो पता हो गया था कि मेरे पूर्वज कुछ 100 वर्ष पहले राजा थे। हमारे दिन बुरे हैं। राजनाथ कहता है, ये तुमने कहा, जिसने इससे अच्छे दिन कभी देखे नहीं। पर मैं जो सब देख चुका हूँ, कभी नहीं कहता कि मेरे दिन बुरे हैं। जिस युग के हम उपज थे, जब वह चला गया तो उसकी उपज कब तक टिकती? राज्य मिट जाते हैं, बड़े से बड़े वीर और ज्ञानी किसी दिन मरते हैं, पर उनकी लौ जलती रहती है। व्यक्ति और मनुष्यता का मान वह लौ है। तुमने अपने बुरे दिन की बात कही, वह दया जो दया से पिघल उठा। जहाँ किसी भी रूप में दया की मांग है, वहाँ व्यक्ति मर जाता है, जीता नहीं। शीला का पता उसे कब चला? मोहन, उसके घर में उसकी भी बहन है। उसकी आयु भी शीला की आयु जितनी है। इसी वर्ष उसने इंटर किया है। वह बराबर मुझसे खुलकर बातें करती है। उसकी माँ, चौधरी साहब, उसके व्यवहार में बनावट मुझे कहीं नहीं दिख पड़ी। राजनाथ, इसलिए कि अभी वे बाढ़ पर हैं। अपनी बाढ़ में वे तुम्हें भी बहा रहे हैं ना। राजनाथ मोहन को बोल रहा है कि वह अभी बाढ़ पर हैं, अपनी बाढ़ में तुम्हें भी बहा रहे हैं। किसी दिन यह बाढ़ निकल जाएगी, तुम्हें पीछे ही छोड़ जाएगी कीचड़ और दलदल में। तो तुम्हारे घर हुआ, उनके घर भी होगा। इसलिए जिसे देखो धन से अलग करके देखो, पद प्रतिष्ठा और अधिकार से अलग करके देखो। उस मनुष्य को देखो जो तुम्हारे इस युग में जन्म ले रहा है, जो धन और अधिकार से नहीं, अपने गुणों से आगे बढ़ेगा। अपने घर की सामान भावना के विरोधी निरंजन के धन की चमक में आंखें न मूंद लो। निरंजन अपने दादा का नाम भी नहीं जानता। मोहन, क्या? राजनाथ, चौंकने की बात नहीं। अपने पिता को छोड़कर अपने कुल की कोई बात वह नहीं जानता। इतिहास की बातें जो कुछ वह जानता हो, अपने घर के इतिहास नहीं जानता। मोहन, कभी अवसर न मिला होगा, कहे भी कौन मुझसे। वकील साहब 5 बजे सवेरे बैठते हैं, 10 बजे तक दम नहीं लेते। स्नान भोजन में बस 20 मिनट हाई कोर्ट और लौट कर फिर आधी रात तक। नामी वकील होना भी कम संकट नहीं है, क्योंकि वो नामी वकील थे, बहुत वो प्रसिद्ध थे, है ना। राजनाथ, अधिकार के लिए तुम्हारे पूर्वज लड़ते मरते रहे। उन्हें अधिकार और प्रभुता के लिए जीना था। वकीलों, सेठों को धन के लिए जीना है। समाज का निर्माण तब अधिकार पर टिका था, आज धन पर टिका है। वकील साहब भी केवल अपने पिता का नाम जानते होंगे। उस घर का इतिहास जितना मैं जानता हूँ, उससे अधिक वे भी नहीं जानते। मोहन कहता है, तो आपका परिचय उनसे है? आप तो मुस्कुरा रहे हैं। राजनाथ कहता है हंसकर, और अब तुम सुन लो। रात निरंजन से बात कर मैं यह जान गया कि देवनंदन चौधरी के शरीर में मेरा नमक है। मोहन, क्या कह रहे हैं आप यह सब? राजनाथ कहता है, मुझे याद पड़ रहा है 7-8 का रहा हूँगा उस समय। रघुनंदन चौधरी की छरहरी लंबी देह, गाछिन मूछ, लंबे काकुल, सिर पर केसरिया रंग की कत्ती, आँखों में सुरमा और ओठ पर पान की लाली। अंग्रेज कलेक्टर दौरे पर आए थे। 2 दिन गढ़ी में रहा। रघुनंदन उन दिन बाबूजी के मुंशी थे। रियासत का बही खाता, हाकिमों की अवभगत, सब कुछ उनके हाथ में था। 8 बजे सवेरे बाबूजी के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाते थे, और फिर रात को भी 8 ही बजे दिन भर के काम की बात उन्हें बताकर गढ़ी में ही पीछे की ओर अपनी जगह पर चले जाते थे। मोहन कहता है, वकील साहब के कोई संबंधी थे रघुनंदन चौधरी? राजनाथ, उनके बाप थे, बड़े हंसोड़े और मौके की बात करने वाले। अंग्रेज कलेक्टर उनसे इतना प्रसन्न हुआ कि बाबूजी से कह बैठा, वह चौधरी को अपना पेशकर बनाएगा। चौधरी हमें छोड़ना नहीं चाहते थे। जीने के समय इतना रोए कि बाबूजी ने अपने अंगोछे से उनके आंसू पोंछकर कहा था,
जब चाहना यहाँ आ जाना, यह घर तुम्हारा है। चौधरी चले गए, लेकिन उनकी स्त्री और लड़का जो कुछ छोटा था गढ़ी में ही रहे। जितने दिन ठीक ठीक नहीं कहा जा सकूँगा, देवनंदन मेरे साथ खेलते थे। गढ़ी के बाहर जंगल में एक दिन हम दोनों दौड़ रहे थे। देवनंदन मेरे धक्के से गिर पड़े। यहाँ भौं के ऊपर एक अंगुल लंबी हड्डी धंस गई। यहाँ उनके कोई चोट का निशान। मोहन विस्मय से, जी हाँ, मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है। कह दीजिए, आपने मुझे क्षमा किया है, नहीं तो इस दुख से मैं बीमार पड़ जाऊंगा। राजनाथ, लड़की की तरह नहीं, लड़के की तरह तुम लोग थोड़ी आँच भी नहीं सह सकते। किस बात का दुख है तुम्हें? देवनंदन चौधरी के अनुकूल इस समय भाग्य हैं। बड़े पेड़ गिरते हैं, उकड़ जाते हैं, उनकी जगह नए बढ़ते हैं, यही क्रम है। तुमने भगवान के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहा, यही भूल हुई। मोहन, तब क्या हुआ? राजनाथ, रघुनंदन चौधरी ने लड़के को और स्त्री को बुला लिया। अपने आप पेशकर से बढ़कर डिप्टी हुए। लड़का पढ़ता गया, आज नामी वकील है, कल हाई कोर्ट का जज हो सकेगा। सब कुछ मिट सकता है, पर संस्कार की जड़ें जल्दी नहीं उखड़ती। शीला और निरंजन के संस्कार में अंतर है। निरंजन के धन से वह सुखी हो सकेगी, इसमें मुझे तो संदेह है। तुम भाई हो, मैं बाप हूँ, उससे इस विषय की कोई बात सीधी पूछो तो नहीं बता सकेगी। फिर भी अभी मैंने जो उसे देखा वह किसी चिंता, किसी दुख में थी। मोहन कहता है, इसका कारण मैं हूँ। मैं कल भी उसे 2 बात कह गया और आज तो यहाँ तक कहा कि यदि तुम उनसे ढंग से बातें नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा मुँह ना देखूँगा, है ना। अपनी बहन को धमकी दिया कि तुम बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा मुँह नहीं देखूँगा। तो राजनाथ कहता है, सगी बहन के साथ तुम जैसा चाहे हो वैसा व्यवहार करो, इतना जान लो, उपन्यासों और कहानियों में संसार नहीं चलता। तुमने जो यह जाल बिछाया, इसे अब तुम समेट ना सकोगे। यह काम अब मुझे ही करना पड़ेगा। जो मैं नहीं चाहता वही करना होगा। मेरी बेटी इस घर में दुखी न रहे, यह तो मैं कर सकता हूँ। मेरा विश्वास, मेरा स्नेह उसका बना रहे। पिता के धर्म में मैं खोटा ना बनूँ। जाओ, उसे भेज दो। उसे समझाकर समझूंगा तो फिर निरंजन से भी मैं ही। मोहन, अब कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, निरंजन चला जाए, मेरी बहन किसी दूसरे घर जाएगी जिसका इतिहास संस्कार इस घर से मेल खाए, है ना। मोहन कहता है कि नहीं, अब मैं निरंजन को भेज दूंगा और मेरी बहन को दूसरे के साथ विवाह करूंगा जहां मेरी बहन का संस्कार मेल खाए, इस घर का संस्कार मेल खाए। राजनाथ कहता है, सामंत भावना में अब तुम आ रहे हो। जो मर गया उसे जिलाने की चेष्टा पाप है। कुल और वंश के अभिमान को भूल जाओ कि निरंजन के पूर्वज कभी तुम्हारा आश्रित थे, भाग्य कभी तुम्हारे साथ था। आज इनके साथ जाओ, भेज दो शीला को। उसका संयोग जिसके साथ होगा, लाख चेष्टा पर भी न रुकेगा। मैं भाग्यवादी हूँ। इस अवस्था में इतने चढ़ाव उतार के बाद कोई भी भाग्यवादी हो जाता। यही मोहन का क्या है, चला जाता है। राजनाथ कुर्सी से उठकर पलंग पर पड़े रहते हैं और तकिए में मुंह छिपा लेते हैं। फिर क्या है, शीला का वहाँ प्रवेश होता है। भरी आंखें, पलकी गिरती नहीं। सुंदरता के अमृत में विषाद का विष मिल गया हो। उसके चलने की आहट नहीं होती, आंचल से आंखें पोंछती है। शीला कहती है भरे कंठ से, आ गई मैं। बाबूजी, आप काँप रहे हैं? मैं मर गई होती, आप रोते तो नहीं? तकिया हाथ में खींचकर उनकी छाती पर सिर रखकर सिसकने लगती है ना। शीला वो रोने लगती है। कहता है राजनाथ झटके से उसे संभाल कर बैठते हुए, बेटी के लिए बाप कब नहीं रोया? नहीं, देखो सुनो भी, जानकी के लिए विदेह जनक रोए थे। मैं रोया तो कोई बात नहीं, ना मानोगी तुमसे कुछ पूछना है। शीला, आप क्या नहीं जानते मेरा? आपसे मेरा कुछ छिपा है? भैया नहीं जानते, मेरा मुंह नहीं देखेंगे। राजनाथ कहते हैं, उसका मुंह मैं नहीं देखता। पिता का प्राण जो इस देह में ना होता, फिर भी वह तुम्हें सुखी देखने के लिए। शीला, सुखी देखने के लिए मुझे इतना बड़ा दुख? आपके जीते जी वे अपने घर के बड़े होंगे। इस घर की बड़ी मैं हूँ। आपके पास धन नहीं है, पर क्या भाव भी नहीं है मेरे लिए? किसी पेड़ के नीचे झोपड़ी में मैं सुखी रहूँगी। जानकी के 14 वर्ष वन में बीत गए। मैं क्या हूँ? जिसका संग हो उसका विश्वास और आदर मिल जाए, इससे बड़ा धन सोना चांदी मैं लिपटना नहीं। राजनाथ कहता है, वह युग अब नहीं रहा बेटी। इस देश में अब जानकी नहीं, क्या कहूँ, किसकी बात चलेगी? होगी वह कोई देश की नारी, पुरुष को धक्का देकर बढ़ने वाली। बैंक में लंबी उसकी रकम होगी। शीला, उससे
पूरा सुख मिलता होगा। सचमुच पति की आंख में आंख गड़ाकर वह देखती होगी। राजनाथ, इस युग में हम अपना सब कुछ विदेशी आंखों में देख रहे हैं। स्वतंत्रता का उत्सव हम मना रहे हैं। अपने को भूलकर, अपने गुण और अपनी मान्यताओं को भूलकर आगे चलने में जो पीछे घूमकर देखते नहीं थे, वही अब दूसरों के पीछे सरपट दौड़ रहे हैं। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नारी को अब सब कुछ फाड़ फेंकना है। जानकी उसके लिए बड़ी भोली और धर्मभीरू है। उसमें बुद्धि की कमी है, साहस की कमी है, व्यक्तित्व की कमी है। शीला मुस्कुराते हुए कहती है, जी वे भाषण न दे सकी, दशरथ को ललकार न सकी, रामचंद्र से न कह सकी कि तुम अपने पिता के धर्म के लिए वन जा रहे हो, मेरे रूप और यौवन की ओर नहीं देखते। आज की नारी यही कहेगी, पर आपने मुझे इस युग के चकाचौंध में जाने भी नहीं दिया। मुझे तो जानकी के त्याग में ही उसका सबसे बड़ा अधिकार दिख पड़ा। यह अधिकार अब तक नहीं मिटा, कभी नहीं मिटेगा। अकेली एक जानकी में इस देश की नारी जाति लय हो चुकी है। राजनाथ कहते हैं, तब तुम निरंजन से बातें कर सकती हो। वह चाहता है कि फिर क्या है, जैसे ही उनके पिता राजनाथ यह बोलते हैं तो शीला वो उनके ऊपर की ओर देखने लगती है। शीला, कोई बात नहीं, जानकी रावण से बातें कर सकी थी, फिर भी रावण का संयम इन निरंजन में हो गया नहीं। रावण इतना लोलुप नहीं था। वह अशोक वन में जानकी के निकट जब गया, अपने बचाव के लिए अपनी रानी को साथ लेता गया और उन्हें अकेले में बातें करनी है। राजनाथ, देश के सभी पढ़े लिखे लड़के इस समय निरंजन हैं, उनमें रावण का भी संयम नहीं है। शीला, तो फिर इनके इस रोग की दवा यहाँ की लड़कियाँ करेंगी। हम सबको सीता बनना पड़ेगा, तो कहाँ उनसे मुझसे बातें करनी होगी। राजनाथ, लेकिन क्रोध नहीं बेटी, तुम लाल हो गई। शीला, आपके सामने उनके सामने मैं न लाल होंगी न पीली। संयम विचार न छूटेगा मुझसे। राजनाथ, सोच लो, जो तुम धीर बनी रहो। शीला, सोच लिया, आपको कोई भी अवसर मेरी चिंता संदेह का न मिलेगा। अपना सम्मान चाहती हूँ मैं, फिर उनके सम्मान को ठेस न दूंगी। यहीं पे मोहन का प्रवेश होता है। मोहन भी, पिता और पुत्री के बीच वार्तालाप होते रहता है, तो मोहन उसके मतलब भाई का प्रवेश होता है। उद्विग्न मुद्रा में कभी शीला को और कभी राजनाथ को देखता है। राजनाथ, क्या है, ऐसे घर बढ़ाए क्यों हो, है ना। मोहन कहता है, जा रहा हूँ, उसे स्टेशन पहुँचा दूँ। मैंने उसे यहाँ बुलाकर उसका अपमान किया। शीला उसको घृणा करती है। क्या क्या कह रहा है, कहे तो उसके पूर्वजों पर इतिहास उसे सुना दूँ। शीला, घृणा भी एक तरह का संबंध है। मुझे इन देवता पर दया आ रही है। ये मुझे समझते क्या है बाबूजी, यह बेचारा मन और आत्मा का रोगी है। भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ता, सब कुछ वर्तमान में दबा रहा है। 100 वर्ष जीने से अच्छा है इसके लिए एक दिन या बस एक क्षण जीना। कुंभकर्ण 6 महीने में एक दिन खाता था और यह जीवन भर के लिए एक ही दिन खा लेना चाहता है। राजनाथ गंभीर मुद्रा में, हंसी सूझती है तुझे। शीला झूठ मूठ में रो रही है। आप भी रोएं, मनुष्य को विपत्ति पर ही हंसी आती है, और इससे बड़ी विपत्ति और कहाँ हम लोग देखेंगे। हंसने लगती है। राजनाथ, पगली, पागल हो रही है, ऐसे ही उससे बातें करेगी। मोहन, अब यह उसके सामने क्या जाएगी, क्रोध और ग्लानि की मुद्रा में है ना, कहता है मोहन। शीला, तो फिर वह देवता यहाँ से ऐसे ही रोगी चले जाएंगे। निर्बल चरित्र को हंसी नहीं आती, आपने एक बार कहा था बाबूजी। राजनाथ, 30 करोड़ के इस देश में आज 30 भी हंसने वाले नहीं हैं। इसका कारण केवल आर्थिक नहीं, नैतिक भी है। आर्थिक होता तो कम से कम मिल मशीन वाले, पूंजी और चोर बाजार वाले तो हंसते। उनकी तिजोरियाँ भरी हैं पर मन खाली है। चरित्र बल अब हमारी धरती में नहीं। जो पीढ़ी आ रही है उनका नमूना निरंजन है, मोहन है। देखा, इन्हें खड़े खड़े काँप रहे हैं, जैसे अभी रो पड़ेंगे या गिर पड़ेंगे। यह नई शिक्षा क्या है, चरित्र की बागडोर छोड़ दी गई। मन के विकार और भावना की आंधी में सेमर की रुई सी हमारी यह पीढ़ी उड़ी जा रही है। मोहन, मैं जल रहा हूँ और मुझ पर व्यंग कर रहे हो, मतलब मुझे ही सुना रहे हो, है ना। राजनाथ, जो जलता है व्यंग उसी पर किया जाता है। बेटा, तुम क्यों जल रहे हो, जीवन को फूलों की सेज तुमने क्यों मान लिया। फूल में भी कांटे होते हैं, विपरीत परिस्थिति में जो ना डिगे वही पुरुष है। और तुम जानते हो सब कुछ अनुकूल ही नहीं होता। निरंजन कभी तुम्हारा आदर्श था और अब तुम्हारी आंखों में वह इतना नीचे है। दोनों ही झूठ है।
दोनों को मिलाकर बराबर करो, तब निरंजन मिलेगा। शीला, बुलाऊं उसे? आघात तो नहीं पहुंचाओगी? शीला, मुझ पर कुछ भी संदेह हो तो नहीं? मैं उनसे घृणा नहीं करती। घृणा के लिए कुछ परिचय होना चाहिए। आप जानते हैं मेरा उनसे कुछ परिचय नहीं है। राजनाथ उठकर कहता है, तब मैं उसे बुला लाता हूँ। तुम यहाँ न रहना मोहन, जब वह आ जाए। मोहन कहता है, अब इसका फल कुछ नहीं है, यह होना था पहले। अब वह जाने को तैयार है, कपड़े पहन चुका है ना, मतलब निरंजन अब जाने को तैयार है, कपड़े पहन के तैयार हो चुका है। राजनाथ कहता है, नंदी की बाढ़ उतर जाती है, मन का वेग न उतरता, तब तो मनुष्य अपने ही ताप से जल मरता। और फिर तुम्हें वह जान गया, इस घर में मुझे और शीला को भी जान ले, यही ठीक होगा। फिर प्रस्थान करता है, वो वहाँ से चला जाता है। ठीक है। मोहन कहता है शीला से, तुम उससे अकेले में बोल सकोगी? शीला, मैं उनसे डरती नहीं, वे बोल सकेंगे मुझसे? मुझे संदेह इसी का है। बाप के धन का बल, शिक्षा का बल, चरित्र और व्यक्ति का बल नहीं बनेगा। देख लेना, उन्माद जो उनमें आ गया पल भर में उड़ जाएगा। बाबूजी से नहीं कहा, मुझसे तो कहा होता कि तुम्हारे मित्र यहाँ मेरे लिए आए हैं। मोहन, मैं क्या जानता था कि तुम ऐसी जिद्दी हो? शीला, इसका उत्तर मैं उन्हें दूंगी, मेरा मुँह तुम अब तो देखोगे। मोहन, मुझे लजाओ ना शीला, तुम में मुझ में बुद्धि अधिक है, तुम में मुझसे अधिक बुद्धि अधिक है ना। शीला कहती, बुद्धि स्त्री है और बल पुरुष। बुद्धि और बल के मेले से व्यक्ति बनता है, लुक छिप कर बुद्धि चलती है, बल को यह कला नहीं आती। मोहन कहता है, क्या, कैसे देख रही हो? शीला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तब वह यहाँ नहीं आएगा। शीला, रुका, मुझे उसके लिए तैयार होने दो, है ना। वो शीला कह रही, रुको, मुझे उसके लिए तैयार होने दो। मोहन, किसके लिए? शीला, तुम्हारे मित्र से बात करने के लिए। एक एक सांस का बल मुझे बटोरना होगा, उनके सामने मेरी आंख नीचे न पड़े, यही चाहते हैं। अपना और मेरा अंतर वे देख ले। मोहन, तुम्हारे मुंह का रंग हर पल जो बदल रहा है, तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? शीला, मन की गति जो हर पल बदल रही है, मन के बीज मुँह पर आते हैं। तुम्हारी बहन की आज परीक्षक है एक पुरुष जो तुम्हारा मित्र बनता है। कैसा मित्र है वो? क्या स्नेह है तुम्हारा उसके लिए, जब तुम्हारी बहन के लिए वह इतना निर्दयी है? मोहन, मैं उसे यहाँ नहीं आने दूंगा। शीला उसका हाथ पकड़कर उसे रोकती है। मैं उसे इस योग्य नहीं छोड़ूंगी कि फिर वह किसी स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार करे। नहीं, तनिक नहीं, तुम ना घबराओ, मुझे स्वीकार कर, वह तुम पर कृपा करता है। वह तुम्हारी कृपा चाहेगा कि तुम अपनी बहन उसे दे दो। भैया, तुम उसकी एक बात न सुनना, कह देना तुम अयोग्य हो। चाहिए तो यह था कि लुक छिपकर मैं उसे देखती हंसकर, और जब लुक छिपकर मुझे देखना उसने चाहा तो फिर चाहे उसके देह सोने के पत्थर में मढ़ी हो, उसके भीतर वह पुरुष कहाँ है जिसकी ओर मैं। फिर नाक और भौहें टेढ़े पड़ती है। मोहन कहता है, लुक छिप करो, तुम्हें देखना चाहता था नीच? शीला, नीच नहीं, निर्बल, जिसकी पुरुष देह में स्त्री का मन है, जो प्रणय की भीख मांगता फिरता है, अपने घर का संकट जानकर कि मेरे भाई मेरे सुख और सुविधा के लिए मुझे रानी बनाने के लिए अपने सम्मान का त्याग कर रहे हैं, जिससे बड़ा त्याग पुरुष के लिए कोई दूसरा होता नहीं। यह चाहती थी कि मैं यह संयोग बैठ जाए। वह मुझे खींचना चाहता था अपनी चटक मटक से, अपने उतालेपन से, शिक्षा और धन के दम से। किसी न किसी बहाने मैं बराबर उसके पास रहूं, मुझे देखता रहे, मुझसे बातें करता रहे, मेरे भीतर उसके लिए कुछ छिपा न रहे, कुछ रहस्य न रहे। 2 ही दिन में वो सब कुछ जान जाए, उसकी सारी भूख मिट जाए। मोहन, कुछ न कहो, अब मैं सिर पीट लूँगा। शीला, इतने सीधे हो भैया तुम? तुम्हारे मित्र के हाथ में लेसेंट बराबर रहता है, वे सब कहीं बहुत गहरे चीकर देखते हैं, कहाँ क्या है, और तुम उसके ऊपर की चमक दमक में यह नहीं देख सके कि भीतर कितना विष है। उनके सिर पीटने से नहीं बनेगा। हंस सको तो उनकी मूर्खता पर हंसो। पुरुष का गुण है न धन का, न रूप, न विद्या। कहाँ तक वह अपने को रोक पाता, कितना संयम उसमें है, यह मैं देखूंगी। मोहन, कैसी आहट है, आ रहे हैं तब वह। शीला, उनका अपमान न करना, वो तुम्हारे घर आया है, कम से कम इतना। शीला, आधी बात कहते हो, कहो फिर मैं कहूँगी। अपमान वह स्वयं अपमान करते हैं, मैं उनका अपमान क्या करूँगी? पुरुष जब स्त्री का शिकार करता है सम्मानित नहीं रह जाता। फिर भी विश्वास करो, मैं अपने पर अंकुश रखूँगी।
मोहन कहता है, और वह जो कुछ पूछे उसका निडर उत्तर दोगी। शीला हंसकर कहती है, तुम्हारे मित्र मुझसे लड़ेंगे नहीं, डरने की क्या बात है। रावण की लंका में जानकी उससे नहीं डरी, अब मैं अपने घर में उससे डरूंगी। मोहन, तुम जानकी नहीं हो, यह युग अब जानकी का युग नहीं है। शीला कहती है, जानकी का युग इस देश में से कभी नहीं मिटेगा। मैं जानकी हूँ, इस देश की कोई भी स्त्री जानकी है। जब तक हमारे भीतर जानकी का त्याग है, जानकी की क्षमा है, तब तक वह वही है। तुम्हारे लिए जानकी पौराणिक है, इसलिए सत्य है। मेरे लिए वह भावगम्य है। उनके भीतर मेरी सारी समस्याएं, सारा समाधान है। रात में तुम अविश्वास कर सकते हो, जानकी में अविश्वास का अधिकार तुम्हें नहीं है। निरंजन का प्रवेश होता है। अवस्था प्रायः 33 वर्ष है ना, 23 वर्ष। उसकी उम्र कितनी है निरंजन की, जो मोहन का मित्र है, जिसे मोहन क्या है अपनी विवाह से मोहन अपनी बहन शीला का विवाह कराने निरंजन को लाया हुआ था कि विवाह से पहले एक दूसरे को जान ले, बातें कर ले, है ना। उसी से अब क्या है, शीला बात करने वाली है। यहाँ पे निरंजन का प्रवेश होता है, जिसकी आयु कितनी है, 23 वर्ष। लंबा छरहरा गोरा शरीर, नुकीली नाक, आँखों में चश्मा, इस नए युग की वेशभूषा, प्रभाव की मुद्रा। निरंजन कहता है, गाड़ी का समय जा रहा है मोहन। शीला कहती है, इस समय आप नहीं जाएंगे, आइए बैठिए। निरंजन कहता है, जी आपके बाबूजी भी यही कह रहे हैं, लेकिन अब चला ही जाना ठीक है। शीला कहती है, बैठिए भी, चले जाने वाले को कब किसने रोका है। निरंजन कहते हैं, आप भी बैठिए। फिर मेज़ के पास कुर्सी पर बैठता है। मोहन क्या है वहाँ से चला जाता है। तो मोहन को कहता है, निरंजन कहाँ जा रहे हो। मोहन कहता है, तुम्हारा सामान ठीक कर दो। शीला कहती है, आप मुझे अकेले में बात करना चाहते थे, यह अवसर ठीक है। निरंजन कहता है, इसलिए कि आप मेरी छाया से भागती रही हैं, बोलिए। शीला, बाप के घर में, मायके में कोई भी लड़की आप जैसे से भागेगी, ऐसा न होना संकट की सूचना है। इतना भी नहीं जानते आप। निरंजन कहता है, ओह आपके विचार बड़े पुराने हैं। नया भारत अब आप लोगों से कुछ और चाहेगा। शीला कहती है, भारत वही पुराना है, आप उसे नया बनाकर उसकी प्रतिष्ठा बिगाड़ रहे हैं। यह क्या चाहता है, उसको देखिए, उसको समझिए। जो आप चाहते हैं उसका आरोप इस पुराने भारत पर न कीजिए। निरंजन, इस युग का, इस 20वीं सदी का स्वतंत्र भारत पुराना है। पुराने विचारों में, पुरानी रूढ़ियों में जकड़े रहने का समय अब लद गया है। आप देहात में हैं, शहर में रहती हैं, वहाँ की लड़कियों को देखती, सिनेमा और स्त्रियों के समाज में जाती। शीला कहती है, कहीं भी रहती, कहीं भी जाती, फिर भी मेरी आँखों में भारत नया नहीं लगता। इसकी चाल कभी रुकी नहीं, न यह कभी मरा न मिटा। एक सांस भी इसकी कब बंद हुई, बताएंगे। इसने कितने देशों को जन्म लेते और मरते अपनी आँखों से देखा। इसकी आयु की, इसकी संजीवनी की भी प्रतिष्ठा कीजिए। निरंजन कहते, अरे आप बड़ी भावुक हैं, मैं तो गनगना उठा। शीला, इसकी पताल जब प्रशांत से लेकर भूमध्य सागर तक उड़ी थी, उस समय अपनी कन्याओं से जो इसने न चाहा, अब न चाहेगा। निरंजन, यह कविता की भाषा मैं समझ नहीं रहा हूँ। शीला, आप जिस सांचे में ढल चुके हैं, उसमें इस पुराने देश को न ढालिए। इसका अपना सांचा है, बने तो अभी भी समय है, उसमें फिर अपने को ढालिए। जिस देश की रूढ़ियाँ मिट जाती है, वह देश भी मिट जाता है। निरंजन कहता है, आप तर्क करना जानती हैं, मैं तो समझा था कि। शीला कहती है, यहाँ कुछ मिट चुका है, मैं गूंगी हूँ, आपके सामने मैं बोल ना पाऊँगी। निरंजन कहता है, जो कहें आप, फिर भी मैं जिसके साथ जीवन भर रहना हो उसे ठीक से जान लेना। मैं ही नहीं, कोई शिक्षित व्यक्ति चाहेगा, मतलब हर कोई शिक्षित व्यक्ति है, वो जिससे जीवन भर रहना है उसे जान लेना चाहेगा। शीला कहती है, जो आप सजग रहेगा, थोड़ी देर किसी लड़की से बातें कर उसके भीतर का सब कुछ खोलकर देख लेगा। इस काम में वह बराबर ठगा जाता है, फिर उसे चेत नहीं आता। निरंजन, भावी पत्नी को ठीक से देख लेना, समझ लेना, ठगा जाना, कैसी बेढंगी बातें आप कह रही हैं। शीला, आपकी अवस्था कब पुरुष जब मेरी आयु की लड़की के पास जाता है अंधा हो जाता है, और कहीं संयोग से लड़की सुंदरी हुई तो वह उन्मत्त हो उठता है।
अंधा क्या देखेगा, उन्मत्त क्या समझेगा। इसलिए अपने आप न देखकर किसी दूसरी से दिखा लेना आप ऐसे कोई हित की बात है। आपको साहस कैसे हुआ कि यहाँ तक चले आए मुझे देखने के लिए। निरंजन, आपके भाई ने मुझसे प्रार्थना की। शीला, उनकी प्रार्थना पर आप कुएं में कूदेंगे, सांप उठाकर गले में लपट लेंगे। भावी पत्नी पत्नी कब और कहाँ भावी हुआ करती है, जब तक आपकी हो ना जाए आप उसके ना हो जाएं। फिर हंसती है। निरंजन कहता है, तो इसलिए आप बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आई, मुझसे भागती फिरी। मैं देहात की लड़की होने से आप लजा रही हैं, आप पर्दे में रहना चाहेंगी। शीला कहती, जी। अकेले एक पुरुष में जिस स्त्री का प्राण समा जाता है वह किसी न किसी प्रकार के पर्दे में रहना ही चाहती है। लुक छिप कर आप मुझे देखने की चेष्टा करते रहे, बार बार नाम लेकर बुलाया, 2 बार मैं गई भी थी, फिर भी आपका संतोष इतने से न हुआ। मैंने देखा आप संयम छोड़ रहे हैं, आपका स्वभाव बिगड़ रहा है। निरंजन, मेरे स्वभाव की आलोचना करने का अधिकार आपको नहीं है। मैं यहाँ बुलाने पर आया हूँ। आप जानती हैं इस भभकती लू धधकते आकाश में नैनीताल होता। शीतल, मेरे लिए आपको कष्ट हुआ इसकी मैं कृतज्ञ हूँ। आपके स्वभाव की आलोचना मैं न करूं, आपका मन करेगा, समाज की मान्यताएं करेंगे, और अब मुझे भी क्यों नहीं है यह अधिकार महोदय। जितना कोई विवाह के बाद अपनी पत्नी से पाता होगा उतना आप मुझे पहले ही ले लेना चाहते थे। सब कुछ मैं आपको अभी दे देती तो फिर बाद में बात के लिए क्या रखती। और ना सही मानसिक लगाव तो आप पैदा कर चुके हैं। अब आप जब किसी दूसरी लड़की को देखने जाएंगे आपके मन में मैं झूल उठूँगी, आँखों में लहरा जाऊँगी। मुझे पार कर आपकी आंखें उस बेचारी को ना देख पाएंगी। पहले और भी कोई लड़की देख चुके हैं आप। निरंजन, इससे आपका मतलब क्या है। देखा है ना देखा, मैंने कष्ट दिया आपको, क्षमा करे, मैं अब चलूँ। कुर्सी से खड़ा हो जाता है। शीला बढ़कर उसे हाथ से पकड़ लेती है। शीला, अभी आप नहीं जाएंगे, अभी आपने ठीक से ना मुझे देखा नहीं ना समझा, फिर उठ कर आप चले जाएं। इस देश की सबसे बड़ी पत्नी की कामना में आप यहाँ आए थे और लेकर जाएंगे क्या। निरंजन, आप तो मुझे चक्कर में डाल रही हैं, आपको समझना बड़ा कठिन काम है। कहिए फिर ना जाऊँ तो क्या करूँ। शीला, पुरुष की समझ में स्त्री कभी नहीं आती। मुझे आप जितना ही अधिक समझना चाहेंगे मैं आपसे उतनी ही दूर होती जाऊंगी। संदेह का भार पुरुष ढोता है, स्त्री विश्वास चाहती है। निरंजन कहते हैं, तब शीला, यह अवसर न दीजिए कि स्त्री की जीप चले, यह तर्क करें कि प्रगल्भा और वचाल बने। पुरुष समुद्र की था लेगा, स्त्री में वह बराबर डूबता आया है। निरंजन कहता है, मनुष्य की सीधी बोली में कहिए, संकेत की है भाषा मैं नहीं जानता। शीला कहती है, तब अपने इतने सचेत इतना सजग क्यों रहना चाहा। कुमारी के सपने न तो पुरुष के धन के, न विद्या के, न रूप के होते हैं, वहाँ कुछ दूसरा ही रहता है। निरंजन विस्मय से, तो फिर कह दे मैं भी जान लूँ। शीला कहती है, कह दूँ आपको विश्वास न होगा। निरंजन, कहे भी विश्वास न करना मेरा अभाग्य होगा, है ना, मेरी बदकिस्मती होगी। शीला कहती हैं, सच कहते हैं, अपने मन को टटोल लीजिए, संदेह की छाया में भी वहाँ न हो। निरंजन, मुझे अधिक लज्जित न करें। शीला, स्त्री पुरुष की असावधानी को, उसके अल्हड़पन को प्रेम करती है, जिसमें वह अपने प्राण से भी सजग नहीं रहता, संकट से जूझता रहता है, जिसमें वह एक ऐसी गहरी नींद सोता है, स्त्री को अवसर मिले ही उसे वह प्राण में उठा ले, आँखों में बंद कर ले। कल रात भर आप जागते रहें, अभी यह दशा तो आगे क्या होगा। निरंजन विस्मय में, कैसे जानती हो कि आपकी मैं रात भर जागता रहा। शीला कहती है, हम कैसे जानती हैं, इस चिंता में ना पड़ें। आकाश के तारे कहते हैं हमसे, पेड़ की पत्तियां कहती है, हमारे कान अधिक सुनते हैं, हमारी आँखें अधिक देखती हैं। आप ही कहें, रात भर आप जागे रहें या नहीं, आप जो कहेंगे मैं वही बात मान लूँगी। निरंजन कहता है, ठीक कह रही हैं, रात मुझे नींद नहीं आई। शीला कहती है, लेकिन क्यों, क्या इस आयु में आपको कंकड़ पर नींद ना आ जानी चाहिए। क्या यह आपके मन का रोग नहीं। यह देश नहीं, नया नहीं, पुराना, बहुत पुराना, वृद्ध हो चुका है। यह चाहता है कि इसमें जो पैदा हो इसी की तरह लंबी आयु के हो, उनके बाल पककर हिमालय की आभा पैदा करें। आपको नींद ना आने का अर्थ है कि आप इस देश के प्रति
ईमानदार नहीं हैं। नए के फेर में न पड़कर पुराने को समझे, आपके लिए, आपके समाज के लिए इसी में कल्याण है। निरंजन, तो आपके कहने का मतलब है कि मुझे आपको देखने या बात करने का? शीला कहती है, जी। तब तो आप मुझे छोड़ देंगे। निरंजन, मैं इतना नीच हूँ? क्या कह रही हो आप? यह मेरे भीतर भी हृदय है, उसमें प्रेम और कर्तव्य दोनों हैं। शीला, फिर ये देखने या बातें करने में क्या धरा है? संदेह से जहाँ आरंभ है वहाँ अंत भी है। संदेह है, किसका साहस होगा कि अंधी लंगड़ी कन्या का प्रस्ताव आपसे करेगा? अपने मित्र का विश्वास आप ना कर सके, किसी दूसरे को भेज देते और मुझे देखते तब जब यह आपका अधिकार होता। निरंजन मुस्कुराकर कहता है, विवाह के बाद? शीला, तब क्या? और तब मैं आपके चारों ओर ऐसे भांवर देती जैसे पृथ्वी सूर्य की भांवरी देती है। उसके लिए आपको प्रयत्न न करना पड़ता। आपके आकर्षण में बंधकर मैं ऐसी विवश रहती जैसे पृथ्वी सूर्य के आकर्षण में विवश है। निरंजन कहता है, शीला इधर देखो। शीला कहती है, अभी नहीं, पहले वह आकर्षण और तब इसके लिए मैं विवश रहूँगी। निरंजन, तब मैं कह दूं तुम्हारे बाबूजी से? शीला, कह दो, लेकिन इस नए युग का नया पुरुष यह सब कहाने में रूढ़िवादी बनेगा। निरंजन, तो तुम अभी आघात करती चलोगी? शीला, जब तक हम दोनों दो व्यक्ति हैं। निरंजन, दो व्यक्ति तो हम बराबर रहेंगे। शीला, यह नया मत है। पुराने में दो व्यक्तियों के भेद का मिट जाना ही प्रणय है। यह न रुचि भेद है न बुद्धि भेद। शंकर का आधा शरीर इसलिए पार्वती का है। निरंजन, यह सब तुम कहाँ जान गई? शीला कहती है, अपने संस्कार से। सब कुछ पढ़ा ही नहीं जाता, कुछ अनुभव भी किया जाता है। निरंजन, कैसे करूँगा? मुझे तो लाज आ रही है। कल तक यह जितना सरल था अब नहीं है। मैं यहाँ अपने मित्र का उपकार करने आया था और अब यह मेरे साथ उपकार हो रहा है। शीला, बस वही पुरानी बात। कन्या के प्रार्थी यहाँ बराबर पुरुष होते रहें, तुम्हें भी वही करना पड़ा। इस नए युग, इस नई सभ्यता में भी तुम्हें भी दान लेना पड़ेगा किसी की कन्या का। निरंजन कहता है, और वही दान मेरा सबसे बड़ा धन होगा। शीला, मैं भूला था, मुझे नींद आएगी ऐसी गहरी कि तुम। शीला कहती है, गला क्यों भरा है? इतने अधीर अभी? निरंजन, संभवतः हम लोगों का पूर्व जन्म का संयोग था। शीला कहती है, निश्चित जीवन भर का सुख और संतोष इसी विश्वास पर टिकता है। निरंजन उसकी उंगलियां पकड़कर कहता है, इस एक दिन में मेरा सारा जीवन समा गया। इसके पहले जो कुछ था और बात को जो कुछ होगा, शीला, सब इसी एक दिन में मिल जाएगा। क्यों? निरंजन, इसी एक दिन में। फिर दोनों क्या है, एक दूसरे को और देखता है और यहीं पे है हमारा जो एकांकी है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।